Hi guys, I understand exams are very close and you guys are looking for some small tips on most dreaded chapter DF block elements. So quickly I would request you to take out your textbooks, highlighter and pencil. If you look at the first and the second page, से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ, अगर आप सिलेबस में देखो तो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ सबकी कन्फिग्रेशंस आपके सिलेबस में है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी फॉर वन टू डू ऑल ऑफ देम. सो सेफेस्ट है आप 21 to 30 स्कैंडियम टू जिंक ऑल कन्फिग्रेशंस आप अच्छे से कर लीजिए. अगर आपसे हो सकता है तो कॉपर सिल्वर गोल्ड सारे एक ही ग्रुप में आते हैं, जिंक कैडमियम मर्करी और थोड़ी सी पैलेडियम की भी आप देख सकते हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली अप टू यू. सो कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. दोनों का आंसर काफ़ी रिलेटेबल है. अच्छा, एज यू नो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन. अगर आप ग्राफ की तरफ देखोगे मेल्टिंग पॉइंट के, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो Mn और टेक्नीशियम के लिए देयर इज अ डिप. तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो ये MCQ में आ सकता है, Mn और Tc का डिप क्यों है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर साइज. साइज में इफ़ यू लुक एट दीज ग्राफ्स विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, आपको सिर्फ ग्राफ का शेप याद रखना है और इनमें से तीनों जो कर्व्स हैं, इनिशियली इफ़ यू सी फर्स्ट सीरीज में ग्राफ नीचे को जा रहा है, फिर थोड़ा सा स्टैटिक हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है. तीनों के लिए आप डिफरेंट रीजन से आपको वो तीनों रीजन याद करने पड़ेंगे. ऑल्दो साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टिल यू शुड नो व्हाई इनिशियली द साइज डिक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट एंड देन फाइनली इट इंक्रीजेस. इसका आपको रीजन आपको पता होना चाहिए. लुक एट द ग्राफ अगेन एंड यू कैन सी द 4D एंड 5D की जो सीरीज़ है उसका ग्राफ ऑलमोस्ट इट इज़ टचिंग ऑन वन ऑन अदर, राइट. सो पूछा जाता है 4D और 5D के एलिमेंट्स का रेडियाई इतना सिमिलर क्यों है. यू नो द आंसर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन हर बच्चे को आनी चाहिए. रिपीटेडली आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स आप देखोगे तो उसमें से मिनिमम 7 ईयर्स पे क्वेश्चन आया है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे. तो प्लीज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज एक बार अच्छे से कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का. अगर आप एनसीईआरटी का ये पेज पढ़ने लगेंगे तो आई एम श्योर यू विल जस्ट गो क्रेजी. यस, आप पेज बिल्कुल नहीं पढ़िए, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिए. फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज का जो सम है वो जब आप 3D सीरीज में मूव करते हो तो वो एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज क्यों नहीं होता है. लेट्स मूव ऑन टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट पे सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. कभी कभी आपसे पूछा जाता है, नेम एनी 2 D block elements which are from 3D series and which do not have variable oxidation state. तब आप जिंक और स्कैंडियम दोनों को डाल सकते हो, बट अगर ट्रांजिशन मेटल पूछा जाए तो आपको सिर्फ स्कैंडियम का नाम देना होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. एक आता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक और लोअर एम्फोटेरिक और उससे भी लोअर बेसिक क्यों होती है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट हाई क्यों होती है. एक और क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज हाईएस्ट इन ऑक्साइड्स नॉट इन फ्लोराइड्स. ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आते हैं और आप अगर पेपर उठाओगे तो रिपीटेडली हर दूसरे साल के बाद ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक एंड द डी ब्लॉक, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना होगा. Let's move on to the next page. Next page has E0 M2+M. So guys, इसमें कुछ केसेस हैं, आप उन्हीं केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको पूरा नहीं पढ़ने का है, let it be. E02+ of copper is positive, whereas for rest other elements it is negative. Why? फिर आता है क्वेश्चन, Cu2+ is more stable than Cu+1, although Cu2+ will have greater amount of IE2. फिर भी क्यों स्टेबल है, ये आता है. सेम आंसर होगा जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कॉपर +2 डिस्प्रपोर्शनेट करता है एक्वस मीडियम में. सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं +2 पे. आई थिंक +2 पे मैंने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट इफ यू सी वी हैव E0 M+3 and M+2. So most important is iron, Fe3+ is very stable. Then chromium 3+, it has got D3 configuration, it is very stable due to extra stability of T2G. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अगर आप नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए बच्चे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके 5 मिनट में हो जाएंगे. कैसे? आप एक बारी में करेंगे. कैटलिस्ट क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, अच्छे अलॉयज क्यों होते हैं. अगर आप CBSE की मार्किंग स्कीम देखें, एक एक की पॉइंट है जिसके ऊपर
आपको मार्क्स मिलते। लेस इज ब्यूटीफुल, बहुत बड़े बड़े आंसर लिखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। डाइक्रोमेट में 3 या 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की प्रेपरेशन, 3 रिएक्शंस हैं, कभी कभी 3 मार्क्स की आती हैं, कभी 1 मार्क की आती है, कभी वर्ड प्रॉब्लम आती है। और जब से ये पेपर MCQ है तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। अदरवाइज पहले इसके साथ ऑप्शन आता था, बट अब आई एम नॉट वेरी श्योर ऑप्शन आएगा कि नहीं, तो आप मेरे हिसाब से तो ये कर ही डालिए। इसके बाद आपको 4 रिएक्शंस हैं जो कि K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर आप 2 मिनट भी लगाएंगे ना, सारी सबकी बेटा रिडक्शन हाफ सबकी सेम है, ऑक्सीडेशन हाफ आपको वर्कआउट करनी है। डाइक्रोमेट और क्रोमेट का कन्वर्जन किस मीडियम में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और एक बार डाइक्रोमेट और क्रोमेट का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चंस डाइक्रोमेट के आपके साथ कवर कर लिए। पोटेशियम परमैंगनेट बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट की मेथड ऑफ प्रेपरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट उसकी रिएक्शंस हैं, और एनसीईआरटी में 2 कॉलम्स में रिएक्शन दिए हैं। First is going to be acidic and second is going to be weakly alkaline or neutral. I think altogether there are 11 reactions. Guys, you must do it. और अब आपका आता है lanthanide and actinoid. If you want to read, you can read, but I give you my words. Lanthanide और actinoids में से ये fixed question है. Difference between lanthanide and actinoid पक्का आता है। फिर आता है बच्चे, और कई बार दिया होता है, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी, देन रिएक्टिविटी, मतलब पॉइंट्स आर गिवन, सो अच्छे से करिएगा, मतलब ठीक है। फिर आता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक्टिनॉइड्स की जो स्टडी है वो लेंथेनॉइड की स्टडी से ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है ना, वो बाहर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो इस तरह के कुछ टिपिकल क्वेश्चन है जो आते हैं। इसके अलावा विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस टू डू, $1 million क्वेश्चन। आप ये 4 कर जाइए, सीरियम +4, टर्बियम +4, यूरोपियम +2, यट्रिबियम +2, ये 4 आपको आनी चाहिए। और इनमें से पूछा जाता है सीरियम और टर्बियम वाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड यूरोपियम एंड यट्रिबियम वाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका कारण वही है कि एलन लैंथेनॉइड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सो पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।